नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शैलेंद्र मिश्रा और हम आज से इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज मेंस का एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से कि हम टॉपिक वाइज पहले उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसी के साथ में देखेंगे कि उससे कौन कौन से आगामी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। इन सभी को सॉल्व करते हुए हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, इस बात की भी हम ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट नोट को कैसे मेमोराइज करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, और इसमें से देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं वाले टॉपिक से सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं, और इन्हीं पीवाईक्यू को हमारे आज के लेक्चर में सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इनके अलावा भी कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। हमारे ये जो सीरीज है पूरे के पूरे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगामी जो मेंस होने वाला है उसको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, और समय रहते आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो जैसा कि मुक्त सवार फ्री राइडर्स की बात है, पहला क्वेश्चन है फ्री राइडर्स क्या है। फ्री राइडर्स क्या कहलाता है कि ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं यूज करने वाले उपभोक्ता जो इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान तो नहीं करते हैं, लेकिन इनका बोझ किसी और पर पड़ता है। जैसे गरीबों के लिए फ्री बीज बांटी जाती है, चुनाव के समय पर सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा फ्री बीज बांटी जाती हैं। तो लेकिन इसका बोझ किन पर पड़ता है? इसका बोझ मिडिल इनकम फैमिली पर पड़ता है। ऐसे लोगों पर पड़ता है जो उन सेवाओं और वस्तुओं को उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं फ्री राइडर्स। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक मेन फीचर है। विकेंद्रीकृत योजना, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम्स क्या होती हैं, ये भी आज के इस लेक्चर में कवर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, ये भी आज के हमारे लेक्चर में कवर होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का, और उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन, ये सारे के सारे कवर होंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं तो जैसा कि आपको पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन की देयर आर 3 मेथड्स। पहला कौन सा है? इनकम मेथड्स, आय विधि। दूसरी कौन सी है? एक्सपेंडिचर मेथड, मींस व्यय विधि। और तीसरी कौन सी है? प्रोडक्ट मेथड, मींस की उत्पाद विधि। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के हमारे इस लेक्चर में कवर होंगे। ये अति लघु उत्तरीय हैं जिनके लिए शब्द सीमा रहती है 20 शब्द। ठीक है, 15 से 20 शब्द। फिर लघु उत्तरीय शब्द प्रश्न मींस के जिनके 7 नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि व्यवसाय करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ये सारे ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमारे आगे आने वाले में हम इसे कवर करेंगे। विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर होगा। ओवरऑल हम ये देखें कि जितने भी पीवाईक्यू हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको एक ही वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में सारे के सारे सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां देखेंगे। ठीक है, कि करंट ट्रेंड कैसा है, कोविड-19 के बाद से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा है, उसके कारण से हमारी वर्तमान परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। फिर देखेंगे किन विशेष लक्षणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कम विकसित मींस अंडर डेवलप्ड माना गया है, इसका आपको विवेचना करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम सारे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखेंगे, मींस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि परंपरागत विशेषताएं कौन कौन सी है, ट्रेडिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे कि नवीन या आधुनिक विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, मॉडर्न फीचर्स कौन कौन से हैं।
फिर करंट ट्रेंड्स देखेंगे और लास्ट में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं परंपरागत विशेषताएं। परंपरागत विशेषताओं में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से बदलाव हुआ है और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आज़ादी के समय से चली आ रही हैं और वर्तमान में भी विद्यमान है। जैसे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हालांकि वर्तमान में कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। तीनों क्षेत्रकों में से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से सबसे कम कृषि का ही है, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र बना हुआ है वर्तमान में भी, इसीलिए परंपरागत विशेषता अभी भी बनी हुई है। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ रूरल इकोनॉमी। आपको पता है कि भारत गांवों का देश है, भारत गांवों में बसता है, इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभी भी रोल बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां? रूरल एरिया में रहती है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर, अभी भी देखिए हमारे यहाँ की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। अब जो नया सेंसस होने वाला है उसमें से हमें पता चलेगा उसके आंकड़ों से कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो संसाधन, आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उन पर दबाव बढ़ रहा है। परंपरागत उत्पाद तकनीक देखते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक पर ही प्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे, मांग नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। इससे क्या होगी कि आय में असमानता बढ़ी रहेगी। ठीक है, देखते हैं अगला, असंगठित श्रम बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट। आपको हम बता दें कि हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट का 94% इनफॉर्मल सेक्टर में है, मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है अभी भी। तो ये देखिए, ये विशेषताएं परंपरागत है, पहले से, आजादी से अभी तक वर्तमान चल बनी हुई हैं। परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रधानता हमारे देश में। अब चूंकि हमारा देश गांव में बसता है, गांव में किस तरह के उद्योग पाए जाते हैं? लघु एवं कुटीर उद्योग, जैसे बीड़ी उद्योग, ठीक है, अचार बनाने का उद्योग, ये कैसे हैं? लघु एवं कुटीर उद्योग है ना। तो इनकी प्रधानता अभी भी बनी हुई है। इन्हीं को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए सरकार एमएसएमई योजना लाई है। एमएसएमई को और ज्यादा क्या किया जा रहा है? सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोन बहुत सारे बांटे जा रहे हैं। गरीबी एवं असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये गरीबी एवं असमानता वर्तमान में बनी हुई है। भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिहार जैसे राज्य सभी राज्यों में सबसे ज्यादा गरीब है अभी भी। मध्य प्रदेश राज्य बीमारी राज्यों में अभी भी आता है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी बनी हुई है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी बनी हुई है। तो ये विशेषताएं परंपरागत विशेषताएं हैं। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का प्रभाव, अभी भी देखिए हमारे यहाँ परिवार का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का भी प्रभाव बना हुआ है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन रहेगा, है ना, निष्कर्ष। हालांकि उदारीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन परंपरागत विशेषताएं अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हो रहे हैं, औद्योगिकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परंपरागत विशेषताएं बनी हुई हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि परंपरागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत और आधुनिक विशेषताओं को लिखिए। तो ये देखिए पूरा का पूरा एक आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो गया यहां पर। चलिए आगे देखते हैं, नवीन एवं आधुनिक विशेषताएं। ठीक है, मॉडर्न फीचर्स देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के मॉडर्न फीचर्स कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला देखते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हम कब लेके आए थे? ये पॉलिसी को लेके आए थे 1991 में, ठीक है, 1991 में। और उस समय पर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। हम ये जरूर बता दे रहे हैं कि उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पर हमारे कौन थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है। उस समय पर हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? वनडे एग्जाम के लिए है ये इंफॉर्मेशन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। तो एलपीजी पॉलिसी के कारण ही वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम हुआ है। तो ये किसके कारण है? एलपीजी के कारण। और अगला देखते हैं, कृषि से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1950-51 में, हमारे देश में लगभग 55% देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कृषि क्षेत्र का था। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर का, और लास्ट में सबसे कम है 17.7% एग्रीकल्चर सेक्टर का। अगला देखते हैं हम लोग, डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का एक मॉडर्न फीचर्स है। देखिए 2014 के बाद से हमारे देश में डिजिटलीकरण को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। स्टार्टअप और नवाचार, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एसडीजी गोल 17 है ना, आपको पता है कि एसडीजी गोल 17 है, जिसे 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। 2030 तक हमें ये गोल को प्राप्त करना है। तो ये इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम शुरू किए, इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। ये पॉलिसीज बनाई गई हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मतलब होता है कि देश को, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ना। मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है। मध्य प्रदेश में अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का योजना लेके आया है 2023 में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। एफडीआई और व्यापार, एफडीआई और ट्रेड, हमारे देश में एफडीआई लगातार बढ़ रहा है, विगत कुछ वर्षों में बढ़ा है। हालांकि अभी का जो डाटा आया है उसमें कुछ कमी आई है एफडीआई में, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज जब चेंज होती हैं तो एफडीआई में कमी आती है, ठीक है। बुनियादी ढांचे में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे देश में देखिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण ही हमारे देश में विदेशी व्यापार नहीं होता था हमारे देश में विदेशी कंपनियां नहीं आती थी, एफडीआई नहीं आता था हमारे देश में। लेकिन अभी एफडीआई बढ़ा है, मतलब कि बुनियादी ढांचे में विकास हुआ है। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? सड़क आती है, ऊर्जा, रेल, ठीक है, यातायात, ये सारी चीजें, बिजली, गैस, इन सब की आपूर्ति किस में आती है? तो बुनियादी ढांचे में ही आती है। फिर वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी एक कैसी विशेषता है? तो आधुनिक विशेषता है। शिक्षा और मानव संसाधन का विकास, ठीक है। शिक्षा, अभी देखिए हम लोगों ने कैसा एक गोल सेट किया है कि विकसित भारत @ 2047 तक हमारे देश में शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर लगभग 90% लेके जाना, 89.9% लाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे विकास, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक विशेषताएं हैं। ई कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है। अभी हमारे देश में ई कॉमर्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपको पता हो कि जेप्टो जैसी कंपनियां, ब्लिंकिट कैसे आ गई हैं कि आपको उसी दिन तुरंत आपको डिलीवरी हो रही चीज़ों की, ठीक है। इससे देखिए जो रिटेलर हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों के आने से देखिए ये आए किस लिए थे और ये काम क्या कर रहे हैं।
इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, स्पेस है ना, सेल्फ रिलायंस इन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। अब देखिए हमारे देश में इसरो जैसे, डीआरडीओ जैसे संस्थान कितना तेजी से तरक्की कर रहे हैं, उनके कारण हमारा देश रक्षा क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में क्या क्या हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी विशेषताएं हैं, ये सब ठीक है आधुनिक विशेषताएं हैं। अब लास्ट में हम निष्कर्ष देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत से आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। सरकार की नीतियों और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर भारत तेजी से विकसित हो रहा है। इसी के लिए आपको पता हो कि विकसित भारत @2047 विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमारे अगली क्लास में विकसित भारत ही टॉपिक रहने वाला है, विकसित भारत @2047। ठीक है, तो यह हमारा छोटा सा कंक्लूजन हो गया। तो अब देखिए आधुनिक विशेषताएं कभी आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, इसके साथ थोड़ा सा 2 लाइन का लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगा और ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति कैसी है, करंट ट्रेंड कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि तीव्र आर्थिक वृद्धि, अभी जो एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय है ना, जीडीपी ग्रोथ से संबंधित जो आंकड़े आए हैं, तो उसमें बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे ज्यादा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, आपको पता हो कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मुद्रास्फीति है और मौद्रिक नीति। ठीक है, क्या है, मुद्रास्फीति। चलिए, मुद्रा की स्थिति और मौद्रिक नीति की बात की गई है। ठीक है, कि हमारे यहाँ अभी रुपए की क्या वैल्यू है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में रेपो रेट को 0.25% बेसिस पॉइंट कम किया गया है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वर्तमान प्रवृत्तियां हैं। बजटीय नीति है ना, बजटीय नीतियां और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता, बजटरी पॉलिसीज एंड नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये हमारे अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति है। कि देखिए हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, देश में जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको वो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, स्लाइड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियां भी, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। जैसे कि आपको पता हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया जा रहा है। ठीक है, उसके कारण से हमारे देश में आयात भी कम हो रहा है। ठीक है, हमारा निर्यात कम हो जाएगा। निर्यात कम होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका की टैरिफ नीति, रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से क्या हो रहा है, हमारे देश का देखिए शेयर मार्केट क्रैश हुआ जा रहा है। ठीक है, विनिमय दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, निजी उपभोग और निवेश, प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये कुछ कैसे हैं हमारे वर्तमान प्रवृत्तियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के सामने। जैसा कि देखते हैं कि इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, क्या है कि हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई के द्वारा मिला जुला प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं बेरोजगारी और असमानता। हमारे देश में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या है, चैलेंजेस हैं, क्या है, चुनौतियां हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र की समस्याएं,
देखिए भारतीय कृषि के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मौसम पर निर्भरता, मानसून पर निर्भरता। जिस साल मानसून कमजोर होता है तो भारतीय कृषि भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, परंपरागत तकनीकों द्वारा ही कृषि किया जाना, ये हमारे कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा और क्या है, डेप्ट बर्डन है। ये राजकोषीय घाटा और ऋण बोझ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, चुनौतियां हैं। राजकोषीय घाटा कम ही नहीं हो पा रहा है, ठीक, ऋण लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में ज्यादातर परसेंटेज हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर देते हैं। अगर यही इंटरेस्ट पेमेंट हमें ना देना पड़े तो यही हमारे यहाँ का विकास करेगा। ठीक, वैश्विक मंदी और बाहरी अनिश्चितता, देखिए ग्लोबल रिसेशन होता है तो उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाहरी अनिश्चितता होती, जैसे रूस यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, इजराइल हमास वॉर हुआ, तो इस तरह से क्या होता है कि इनका इंपैक्ट ग्लोबली पड़ेगा ना, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। डिजिटल डिवाइड और कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। हमारा देश डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ स्किल डेवलप नहीं है। इसीलिए देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही हैं। ठीक है, कैसे सीखो कमाओ योजना चलाई जा रही है। क्यों ऐसे योजनाएं चलाई जा रही है? ताकि हमारे यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो क्या कर सके, उनके अंदर स्किलिंग हो सके। ठीक है, डिजिटल डिवाइड है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। ये बताइए कि कोई अधिकारी जो रिटायरमेंट होने वाले हैं ना, रिटायर होने वाले हैं, उनको अगर ये बोला गया कि अब से आप डिजिटली सारे काम करेंगे, रफ ना पेपर वर्क नहीं करेंगे, तो अब उनमें और वर्तमान में जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, एक तरह से क्या है, डिजिटल गैप बन गया है। तो ये डिजिटल डिवाइड भी एक प्रॉब्लम है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चुनौतियां, ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो है ही। देखिए जीडीपी प्रोडक्शन के दौरान भी जितना भी उत्पादन होता है तो हम लोग उत्पादन को ध्यान देते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि क्या हो, उत्पादन बस हो, उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट क्लाइमेट पर पड़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट पर क्या पड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी के लिए ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया गया था 2006 में चीन के द्वारा। ठीक है, बैंकिंग और एनपीए की समस्या, बुनियादी ढांचे की समस्या, हमारे देश में अभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये भी एक हमारे अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है, देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू फोकस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है, मेजर्स टू टेकल क्लाइमेट चेंज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखिए ये कितना अच्छा कंक्लूजन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सतत विकास के लिए आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल समावेशन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को दूर करके हमारा देश एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। इसी के लिए आपको पता हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग 2023 में विकसित भारत @2047 लॉन्च किए हैं। ठीक है, पता है ना आपको, विकसित भारत @2047 किसके द्वारा लॉन्च किए हैं? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, विकसित भारत @2047 लॉन्च किए हैं ताकि हमारा देश क्या हो सके, 2047 तक अभी वर्तमान में विकासशील से कैसा हो जाए, विकसित हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज हमने ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां देख लिए, वर्तमान प्रवृत्तियां देख लिए हैं, हम लोग देख लिए हैं कि आधुनिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देख लिए हैं कि परंपरागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए
कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, PYQ देखिए, क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों पर कोविड-19 के प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। अगर अब तो कोविड-19 का तो नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर आ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान प्रवृत्तियां और चुनौतियां कौन कौन सी हैं। यह 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। किन विशेष लक्षणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कम विकसित माना गया है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा आंसर लिखेंगे, कौन सा पॉइंट, परंपरागत विशेषताएं ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, ये वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या है, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमी एज डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो हम लोग ट्रेडिशनल फीचर्स देखे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। परंपरागत विशेषताएं जो हम लोगों ने देखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के कुछ गैर आर्थिक तत्वों को लिखिए, ठीक है। कैसा है, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। और कौन से हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये कैसे हो जाएंगे। और कौन से हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज, ये AI टेक्नोलॉजी, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आर्थिक विकास के तत्वों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। आर्थिक विकास के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आर्थिक विकास के तत्वों में हम क्या देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को हम देखेंगे। तो अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। करंट मेजर चैलेंजेस ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। आपको पता हो कि ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब ये सीरीज एक बार लॉन्च हो गई है, तो अब आपको बहुत जल्दी सारे के सारी चीज़ें कवर अप मिलेंगी। और आगामी मेंस परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों या फिर जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, तो वो इसी तरह के नोट्स बनाएंगे। आपको व्याख्याता नहीं बनना है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना बस पढ़ लीजिए कि जितना क्वेश्चन में आए उतना लिख पाए। ऐसा नहीं कि आप इतना सारा पढ़ लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में यही कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लिखें क्या छोड़ें, ठीक। तो आपको इतना, आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। शॉर्ट नोट भी बनाते चलें, हालांकि जो आज हमने पढ़ाया है, बताया है, तो ये पूरा शॉर्ट नोट ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, आप अपने एक नोट्स बनाएंगे प्रॉपर और इसको टॉपिक वाइज नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में विकसित भारत @ 2047 के साथ। थैंक यू सो मच।